नमस्कार मित्रों, मैं रुकमार सिविल सर्विस विद्रूप पर आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। हम लेकर आ गए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज, जो कि पिछले 30 वर्षों का PYQ है यूपी PCS का। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था संबंधित है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। आइए इसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं। इसमें सबसे पहले जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे हम का विस्तार से, जिसमें आएगा भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली में विभिन्न समितियां। उसका अगला पॉइंट होगा संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं विभिन्न भाग, और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य के राजनीतिक दलों का गठन एवं न्याय एवं मान्यता, दल बदल कानून, विविध, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चलिए हम टॉपिक 1 अब इसके साथ शुरू करें। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके प्रश्न को हम पहला प्रश्न हम लेंगे इसमें, जो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का प्रावधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। आइए इसके संबंधित विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जैसे देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां सम्मिलित थी, और इसमें जो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्वैध व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 1935 के सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। पहला जो क्वेश्चन जिस पर आधारित था, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों, देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। अब क्यों लागू नहीं हो सका इसको हम जानते हैं। क्योंकि इसमें जो देशी रियासतें थी वह संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, वैकल्पिक रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुआ। एक तरफ तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, हम देख चुके हैं ऊपर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रांतों में जो द्वैध व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, और 1935 में उसे लागू भी कर दिया गया था। अगली जो व्यवस्था 1935 के अधिनियम में किया गया था, उसमें था प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। इसमें प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1935 के शासन अधिनियम में कितने विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था थी? तो उसका उत्तर होगा 6। और केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में भी इसमें वृद्धि की गई थी। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया था। क्या किया गया था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर हरिजनों तक विस्तृत कर दिया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसमें अगला प्रावधान देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही वर्मा को भारत से अलग किया गया। एक संघीय न्यायालय 1937 में इसी के अंतर्गत बनाया गया था, और एक रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब, किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1935 के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची का भी इसी के अंतर्गत विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बना दी गई थी कि शक्तियों का विभाजन किस किस प्रकार से होगा, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखते हैं वर्मा भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग हुआ। तो ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही उत्तर है सी। हमने व्याख्या में पढ़ा भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अंतर्गत वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। तो सही जवाब हम इसमें सी को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या क्या उल्लिखित था? प्रांतीय स्वायत्तता, क्या प्रांतों को आजादी अधिक मिली थी? क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला था? सी क्या संघीय व्यवस्था लागू की गई थी? या ए बी सी तीनों सत्य है? तो सही जवाब है इसमें ए बी सी तीनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमने देखा था व्याख्या में, प्रांतीय स्वतंत्रता का विस्तार किया गया था और प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध व्यवस्था लागू की गई थी। साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए उसको हरिजनों तक विस्तार किया गया था और संघीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा डी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पर आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, या रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड पर, या नेहरू रिपोर्ट पर? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसी पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। हम जानते हैं इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव और चैम्सफोर्ड थे भारत के वाइसराय, और इन्हीं दोनों के नामों को मिलाकर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार इसका नाम दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, बी है पिट्स इंडियन अधिनियम 1784, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी चार्टर्स अधिनियम 1793। तो सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था। इसमें 1773 में क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। आइए और आगे देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हम जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और भारत के गवर्नर जनरल। 11वां क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई, ऑप्शन बी है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, ऑप्शन सी सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ऑप्शन डी है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया। तो इसका जो इसमें जो गलत उत्तर है वह डी है कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं दिया गया, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत हुआ था।
इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें जो है विधान परिषद के आकार को में वृद्धि की गई थी, सही है। ऑप्शन बी, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत भी बढ़ा, ये भी सही है। और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति को भी आगे बढ़ाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके विस्तार से देखते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या है। माननीय मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई थी। तो इस तरह से मित्रों ऑप्शन डी जो है प्रश्न के साथ सही है, और जो प्रावधान माननीय मिंटो सुधार 1909 में लागू नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट अधिनियम, सी 1833 का चार्टर्स अधिनियम, डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो सही जवाब है 1784 का पिट्स इंडियन अधिनियम, जिसके अंदर इसकी व्यवस्था की गई थी। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है। 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। एक नया निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुधार के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को व्यर्थक कर दिया था। तो 1784 के पिट्स इंडियन अधिनियम में क्या किया गया था। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडियन कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को व्यर्थक कर दिया गया था और एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ए गुड्स का डिस्पैच 1854, बी चार्टर्स अधिनियम 1813, सी चार्टर्स अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813, बी ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन और विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च कर सकता है। इसमें 3 बातें थी। क्या क्या बातें थी। साहित्य का पुनरुत्थान किया जा सके, स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाना था और विज्ञान की उन्नति पर। ये तीनों कार्यों के लिए 1 लाख रुपए गवर्नर जनरल खर्च कर सकता था। किस अधिनियम के तहत। चार्टर्स अधिनियम 1813 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया था। तो इसका क्या सही जवाब है। ए माननीय मिंटो चैम्पसन सुधार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर्स अधिनियम 1833। तो सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें परिषद में एक विधि सदस्य को बढ़ाया गया और चलिए इसके बारे में जानते हैं। कौन थे। लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले को 1833 के चार्टर्स अधिनियम के तहत एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के तहत अलग अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है 1833, ऑप्शन बी है 1831, ऑप्शन सी है 1861 और डी है नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है डी नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पीट्स द अंगर ने
1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पेट्स इंडियन एक्ट 1784, और इसके द्वारा ही पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकृत कर रखा था उसे ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। और इसी में दूसरी बात जो आई थी उसमें वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी के कार्यों को अलग अलग किया गया था, जिसमें वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य व्यर्थक थे। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया था इसके द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो भारत के में जो प्रशासन में हिस्सा लेने की पहला अवसर जो भारतीयों को मिला वो कब मिला? इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और पहला है ऑप्शन चार्टर्स एक्ट 1833, बी है चार्टर्स एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही जवाब है इसमें डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो सका। आइए व्याख्या को देखते हैं। तो मित्रों, ईस्ट इंडियन एक्ट 1861, भारत प्रशासन अधिनियम 1861 कहते हैं जिसको, के द्वारा वायसराय कैनिंग द्वारा भारतवासियों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली बार अवसर मिला कि भारतीयों को कुछ हद तक भारत में परिस्थितियों के अंतर्गत प्रशासन में कुछ हद तक हिस्सा लेना संभव हो सका भारतीयों के लिए। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। बी, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। सी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो बता दें मित्रों कि ये सभी गलत है। सही जवाब है ए, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आइए व्याख्या को विस्तार से समझते हैं। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने हम एमसीक्यू में देखा। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी और आज भी जो अध्यादेश जारी करते हैं उसका जो अवधि है 6 माह है। अब इसको लिंक कर सकते हैं इससे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान थे। एक, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो 1861 में भारतीय प्रतिनिधि अब कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ये 3 लोग हो गए। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की थी। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है केंद्र को बांटकर टुकड़ों में बांटना, यानी कि शक्तियों को व्यर्थक करना। एक आदमी के हाथ में शक्तियों का न रहना ही विकेंद्रीकरण है। अब समझ सकते हैं, इसको फिर से समझते हैं। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। तो अब ये भी देख सकते हैं बंगाल में विधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1861, उत्तर प्रदेश में 1866 और पश्चिम सीमा प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का ही अंग था और पंजाब में की गई थी 1897 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई और 1866 में
उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866 में की गई। और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई थी। कब की गई थी? ए ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन है चार्टर्स अधिनियम 1853, सी ऑप्शन सुधार अधिनियम 1909 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1862। तो सही जवाब है 1853 के चार्टर्स अधिनियम के अंतर्गत यह किया गया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है, चार्टर्स अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। तो उसके अंतर्गत किया गया था। कब किया था? परिषद से में दो का इसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को कब अलग किया गया? तो चार्टर्स अधिनियम 1853 के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडियन एक्ट 1784, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, डी महारानी का घोषणा पत्र 1858। तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दिया गया है, 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। आइए इन प्रावधानों को भी विस्तार से देखते हैं। पहला प्रावधान क्या था? गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही लॉर्ड कैनिंग थे। बात दो, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित कर दी गई। और तीसरा पॉइंट है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बना दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया गया है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए है चार्टर्स अधिनियम 1853, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारत परिषद अधिनियम 1861, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861। और इस अधिनियम के तहत भारत में प्रतिनिधित्व संस्था प्रथम बार लागू हुई थी। आइए इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। व्याख्या में दिया है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ था। तो संसदीय शासन प्रणाली का सूत्रपात कब हुआ था? तो जवाब होगा 1861 भारत परिषद अधिनियम। ज्ञान है, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी की परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? इसके आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्या भारत, पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1862। तो सही जवाब है ए भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की गई थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 यानी मिंटो मार्ले सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, बी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, सी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो सही जवाब है बी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। आइए व्याख्या देखते हैं। 1919 अधिनियम द्वारा लंदन में भारत में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब भारत सरकार सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्तों को स्थानांतरित कर दिया गया। इनमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई। क्या की गई? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध व्यवस्था ले आया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और विधान परिषद का गठन किया गया। अब तीसरी बात, वायसराय को की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से बाकी के सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। चौथा पॉइंट, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अग्ल भारतीयों को यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया था। तो 1919 में ही सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों और अग्ल भारतीयों को अलग से प्रतिनिधित्व मिलना आरंभ हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है, इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के अधिकार पर सीमित संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व मताधिकार प्रदान किया। अगली बात है, क्या किया गया? 5वें पॉइंट को समझते हैं। इस कानून ने संपत्ति, पहला पॉइंट क्या है? संपत्ति। दूसरा पॉइंट क्या है? कर। और तीसरा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। यानी कि जो वोट डालेंगे या तो उनके पास निश्चित रूप में कुछ संपत्ति हो, वो कर देते हो, या वो उच्च शिक्षित हो, यही लोग मतदान कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके तहत 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और यह आयोग 1928 में भारत आया और 1928 में भारत आया और इसने 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट लाया? 1961 ए, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915। तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसाएं थी? ए, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं को पूर्ण शक्ति, सी ऑप्शन है शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण, डी केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण रहेगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी विशेष प्री
ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में कौन सी बात थी? ऑप्शन ए, प्रांतों में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। 20 क्वेश्चन 25, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्न में से कौन सी बातें थी? ऑप्शन ए, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। ऑप्शन बी, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया गया और साथ ही स्वशासन की संस्थाओं का विकास भी किया गया था। व्याख्या देखते हैं। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्था का विकास किया जाए, उत्तरदायी सरकार का स्थापना किया जाए। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, बी, मार्ले घोषणा के नाम से, सी, मिंटो घोषणा के नाम से, डी, चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। तो ऑप्शन ए सही है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्यों पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार की भी पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए, स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकतम प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारतीय में स्थापित हो सके। यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में होंगे। तो इस प्रकार से यह जो घोषणा की गई थी। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक सही है, बताना है। भारत, ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया गया। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। डी, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 ने जिस भावी संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे, यानी उसके अंदर मौलिक अधिकार सम्मिलित थे। सन 1940 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया। भारत सरकार के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी दी गई है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों को साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो चलिए देखते हैं 1935 में कौन सा पॉइंट स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। बी, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, एक संघ की योजना पर विचार। डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवचित या नॉमिनेशन। तो सही जवाब ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान की बात 1935 के अधिनियम में नहीं की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
देश का एक लिखित संविधान हो देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि लिखित संविधान का प्रथम विचार कहां से आया, तो क्रिप्स मिशन से आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाया जाए, वे विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी किया जाए, यह व्यवस्था किया गया। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। ऑप्शन अगला देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया अधिकार पत्र, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्ण सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकार्य बताया था। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। अगर ये कहें कि जो क्रिप्स मिशन जो भी ये व्याख्या, जो भी गांधी जी क्रिप्स मिशन को भविष्य का चेक मानते थे कि भविष्य में इसका भुगतान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो जनवरी 1947 में, बी जून 1947 में, जुलाई 1947 में, डी अगस्त 1947 में। सही जवाब है जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी सही है। इसमें जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम परिवर्तन में आ गया, यानी लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, इनमें अनेक संविधानों को अनुभव समाविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। और ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो सही बात यह है कि यूपीपीसीएस प्री 1997 में से पूछा गया था और उसको अंत में इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया था। चलिए इसकी व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। भारतीय संविधान में वृहद होने के कई कारणों को मानन युक्त संगत नहीं है। भारतीय संविधान के वैध होने में किसी एक कारण को मानना युक्ति संगत नहीं है। विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव अनेक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से विस्तृत प्रशासनिक निरूपण, देश की विशालता, जटिल समस्याओं को निराकरण के लिए विस्तृत संविधान हमारा लागू किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं इसके अनेक कारण हैं। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ए, जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। सही जवाब है सी, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। व्याख्या को देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके आरंभ में मुस्लिम लीग शामिल
नहीं थी, किंतु 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतिम सरकार का पुनर्गठन कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, बी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, सी लखनऊ समझौता, डी है भारत शासन अधिनियम 1919। और इसको किससे मिलाना है? ए ऑप्शन है द्विशासन पद्धति का आरंभ, बी 2 है 1916, 3 है लॉर्ड मिंटो, 4 है प्रांतीय स्वतंत्रता। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सही जवाब है ए भारत परिषद अधिनियम 1919 का को सम्मिलित किया जा सकता है लॉर्ड मिंटो से। भारत शासन अधिनियम 1935 का संबंध प्रांतीय स्वतंत्रता से है और लखनऊ समझौता 1916 में लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वि शासन पद्धति आरंभ की गई थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन होगा डी सही। और आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 बाह्य रूप से प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्या कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल के समस्त कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। लखनऊ समझौता 1919 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था समझौता। अब भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वितीय शासन लागू किया गया था। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? ऑप्शन ए इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी घटित हुआ था। ऑप्शन सी इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन डी इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। तो सही जवाब है इसी दिन 1930 को कांग्रेस ने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया था। व्याख्या देखते हैं। भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुआ। यह संकल्प पारित हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और उसी आधार पर कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। माउंटबेटन योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। तो सही जवाब है सी देश के विभाजन का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें दोनों डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश का विभाजन आवश्यक है, ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं।